दोस्तों, आज के दौर में भला सल्तनत उस्मानिया को कौन नहीं जानता। यह वही सल्तनत थी कि जिसकी बुनियाद 1299 में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी। इसी सल्तनत को ही मुस्लिम इतिहास की सबसे ताकतवर और सबसे लंबे वक्त तक चलने वाली सल्तनत भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सल्तनत के 5 ऐसे सुल्तानों के बारे में बताएंगे कि जिनको इस सल्तनत का सबसे ताकतवर सुल्तान माना जाता है। यानी इतिहासकारों के मुताबिक अगर ये 5 सुल्तान पैदा ना होते तो शायद यह सल्तनत कभी भी इतना ताकतवर नहीं बन पाती और न ही इतने लंबे वक्त तक कायम रह पाती। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है सुल्तान उस्मान गाजी का, कि जिन्होंने 1299 में इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उस्मान गाजी के वालिद अर्तुगरुल गाजी ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी बहादुरी और अपनी मेहनत के बलबूते पर तुर्की के लगभग सभी छोटे बड़े कबीलों को एक झंडे के नीचे जमा कर दिया था। उस्मान गाजी ने अपने वालिद की इस मेहनत को बर्बाद नहीं करने दिया और वक्त के साथ साथ 1299 में एक नई सल्तनत का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, उस्मान गाजी भी बिल्कुल अपने वालिद यानी कि फादर अर्तुगरुल गाजी की तरह ही बहादुर थे। उन्होंने अपने पूरी जिंदगी में बहुत सारी छोटी और बड़ी जंगें लड़ी, लेकिन किसी भी जंग में हार का सामना नहीं किया। उस्मान गाजी को इस लिस्ट में शामिल करने की एक वजह यह भी है क्योंकि उस्मान गाजी ही सल्तनत के पहले सुल्तान थे, यानी उन्होंने ही सल्तनत की बुनियाद रखी थी। हम सभी जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग का सबसे मेन पार्ट होता है उसकी बुनियाद होती है। अगर किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद को अच्छी तरह से बना दिया जाए तो वह बिल्डिंग हमेशा हमेशा के लिए खड़ी रहती है, लेकिन अगर किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद अच्छी तरह से ना बनाया जाए तो खड़ी हुई आलीशान पूरी की पूरी बिल्डिंग ही बर्बाद हो जाती है। इस लिस्ट पर चौथे नंबर पर आता है ओरहान गाजी। वही ओरहान गाजी जो न सिर्फ उस्मान गाजी के बेटे थे बल्कि सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान भी थे। ओरहान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर बैठते ही इस सल्तनत को बड़ी तेजी के साथ फैलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि दोस्तों उस्मान गाजी के दौर में भले ही सल्तनत की बुनियाद रख दी गई थी लेकिन सल्तनत का एरिया ज़्यादा नहीं हुआ करता था। इस सल्तनत के एरिया को सही तौर पर ओरहान गाजी ने ही बढ़ाया था। ओरहान गाजी के दौर में पहली बार सल्तनत उस्मानिया की फौज यूरोप में भी दाखिल हो गई थी, यानी समुद्री रास्ते से यूरोप के बहुत सारे इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि ओरहान गाजी ही सल्तनत उस्मानिया के वह सुल्तान थे कि जिन्होंने जेनेसिस जैसी खतरनाक फौज की बुनियाद रखी थी। वही जेनेसिस फौज कि जिसको इतिहास में नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता था। यह उस्मानी सल्तनत की वो खतरनाक फौज थी कि जो हमेशा जंग के बिल्कुल आखिरी वक्त में तब उतरा करती थी जब यह महसूस होने लगता था कि शायद सल्तनत उस्मानिया बाहर जाएगी, और ऐसे वक्त में उतरकर पूरी तरह से जंग का पासा ही पलट दिया करती थी। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नंबर पर आता है सुलेमान द मैग्निफिसेंट की। वही सुल्तान द मैग्निफिसेंट की जिनको इतिहास की किताबों में सल्तनत उस्मानिया का सबसे कामयाब सुल्तान माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के दौर में ही सल्तनत उस्मानिया पहली बार दुनिया में सुपर पावर बनकर सामने आई थी। यानी जमीन के साथ साथ सल्तनत उस्मानिया का समुद्र पर भी राज होने लगा था। यूरोप की ज्यादातर सल्तनतें इनके दौर में सल्तनत उस्मानिया को टैक्स दिया करती थी। इन्होंने सल्तनत उस्मानिया पर लगभग 46 साल हुकूमत की थी और यह पूरा का पूरा दौर ज्यादातर घोड़े की पीठ पर ही बैठकर गुजारा था। यही वजह थी कि इनके दौर में सल्तनत उस्मानिया की सरहदें यूरोप के बहुत अंदर तक दाखिल हो गई थी और बदकिस्मती से इनके बाद सल्तनत उस्मानिया को इन जैसे कोई भी सुल्तान नसीब हो पाया था। यही वजह थी कि उनके चले जाने के बाद सल्तनत उस्मानिया का यह सफर यूरोप में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नंबर पर आता है सुल्तान सलीम अव्वल का। वही सुल्तान सलीम के जो सुलेमान मैग्निफिसेंट के वालिद यानी फादर हुआ करते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में ही सल्तनत उस्मानिया पूरी दुनिया में सुपर पावर बनकर सामने आई थी। तो साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में सल्तनत उस्मानिया जो सुपर पावर बन पाई थी वो सिर्फ और सिर्फ इनके फादर यानी सुल्तान सलीम अव्वल की ही देन थी, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत और बहादुरी के दम पर वो कर दिखाया था जो इनसे पहले सल्तनत उस्मानिया का कोई भी सुल्तान नहीं कर पाया था। आप इनकी बहादुरी का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि सल्तनत उस्मानिया का जितना एरिया सल्तनत के शुरू के 8 सुल्तानों ने मिलकर जीता था उतना एरिया तो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अकेले ही जीत लिया था। यानी उन्होंने अपने दौर में ही सल्तनत उस्मानिया को दोगुना कर दिया था। आपके नॉलेज के लिए आपको बताता चले कि इनके दौर में ही मिस्र के साथ साथ मक्का, मदीना और बैतुल मुकद्दस जैसे पाक शहर को भी सल्तनत उस्मानिया में शामिल किया गया था। यही वजह थी इनके दौर में अब उस्मानियों की यह सल्तनत खिलाफत में बदल गई थी, यानी कि इनके ही दौर में पूरी दुनिया के मुसलमानों ने सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर बैठने वाले इंसान को अपना खलीफा मानना शुरू कर दिया था।
उससे पहले उस्मानी हुक्मरानों को एक सुल्तान के अलावा कुछ भी नहीं माना जाता था, लेकिन अब यह सुल्तान के साथ साथ खलीफा भी बन चुके थे। दोस्तों, अब अगर बात करें इस लिस्ट में पहली पोजीशन पर मौजूद सुल्तान की, तो वह कोई और नहीं बल्कि सुल्तान मोहम्मद फातेह थे। वही सुल्तान मोहम्मद फातेह के जिन्होंने कुस्तुनदुनिया जैसे शहर को फतह करके यह दिखा दिया था कि उस्मानी फौज वो कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकी। क्योंकि दोस्तों, कुस्तुनदुनिया कोई आम शहर नहीं बल्कि एक ऐसा शहर था कि जिसको पिछले 1000 सालों से किसी ने भी फतह नहीं किया था, बल्कि इसके बारे में तो पूरी दुनिया में यह मशहूर हो गया था कि इस शहर को फतह करना नामुमकिन काम है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने शहर को सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में ही फतह कर लिया था। इसके अलावा भी सुल्तान मोहम्मद फातेह के बहुत ऐसे कारनामे हैं कि जिनको इस छोटी सी वीडियो में बताना मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे।